पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसका मैं आंसर बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया वैसी प्रतिक्रिया जिसमें केवल एक अभिकारक का सांद्रण प्रतिक्रिया क्रम में परिवर्तित हो प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया कहलाती है, प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना है PCl5 टूटकर क्या बना, PCl3 + Cl2 और N2O5 2NO2 और O2। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। और उसी क्वेश्चन में नेक्स्ट है कि प्रथम कोटि प्रतिक्रिया के प्रतिक्रिया दर का गणितीय अभिव्यक्त प्राप्त करो। ठीक है, तो उसी में आपको ऐड कर देना है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन यहाँ पे VBI या दोनों साथ में भी देता है एग्जाम में, तो दोनों साथ में भी जोड़ के दे सकता है, तो वहाँ पे इसी में मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से लिख लेंगे, माना कि प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया, ठीक है, ए प्रोडक्ट, ठीक है, इस तरीके से आपको बना लेना है। और प्रारंभिक सांद्रण क्या है, ए। ठीक है, T समय के बाद जो सांद्रण है वो मान लेना है कि A-X है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है A-X द्रव्यमान अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार dx/dt कर लेना है आपको। ठीक है, जो कि हो जाएगा इक्वल टू K × A-X, फिर उसको आगे लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो dx अपॉन क्या होगा, A-X बराबर K dt। समीकरण 1 इसको मान लेंगे समीकरण 1, समीकरण के दोनों तरफ क्या कर लेना है, इंटीग्रेशन कर लेना है, तो इंटीग्रेशन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इंटीग्रेशन कर लेना है आपको इसका और इसका। ठीक है, तो K कांस्टेंट है तो K बाहर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका इस तरीके से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे KT प्लस I, जहाँ I जो है वो इंटीग्रेशन स्थिरांक है और इसे इक्वेशन 2 ले लेंगे। ठीक है, व्हेन t बराबर 0 तो A-X बराबर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है, अतः इस तरीके से आपको लिख लेना है। समीकरण 2 में I का मान रख देना है आपको, यही आपका समीकरण 2 है और आपका I का मान इतना आ गया है, तो I का मान समीकरण 2 में रख लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से KT बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा KT बराबर, यानी कि लास्ट में आपको लिख लेना है कि KT बराबर कितना आ गया। ठीक है, इतना आपको लिख लेना है कि KT बराबर आ गया है। ठीक है, या KT बराबर इसका वैल्यू यहाँ पे डाल देना है 2.303। ठीक है, उसके बाद लॉग इतना आ गया। ठीक है, यही प्रथम कोटि प्रतिक्रिया के दर स्थिरांक का गणितीय अभिव्यक्ति है। और ये आपका VBI क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया का गणितीय अभिव्यक्ति निकालने के लिए आपको देगा ही देगा। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से शुरुआत से लिखना है आपका कि प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया होती क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच the concentration of only a reactant molecule changes are called first order reaction। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख लेना, उसमें भी बता दिए थे। फिर कंसीडर फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो यहाँ पे आपको सब कुछ वही है, सिर्फ इंग्लिश का 2-3 टर्म है जो कि आप खुद से भी लिख सकते हैं, तो हिंदी वाले भी देखकर आप खुद से यहाँ पे लिख देंगे, लास्ट में लिख देंगे दिस इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन है एथिल एमीन से एथिल अल्कोहल कैसे परिवर्तित करेंगे, बेंजीन से एनिलीन कैसे बनाएंगे और मीथेन से मिथाइल अल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, एथिल एमीन से एथिल अल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इथाइल एमीन से इथाइल अल्कोहल कैसे बना, तो इथाइल, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यह पूरा रिएक्शन आपको दिया गया है। जिंक क्लोराइड यानी 300 डिग्री सेल्सियस पे जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में यहाँ पे किया गया है। इथाइल एमीन से इथाइल अल्कोहल बनाया गया है। हिंदी वाले इंग्लिश वाले दोनों यहाँ पे लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका बेंजीन से एनिलीन, एनिलीन फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन से एनिलीन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 लिख लेना है, हिंदी वाले लिख लेंगे। ठीक है, सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ है यहाँ पे रिडक्शन होगा और इस तरह से आपको अभिक्रिया को यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, स्लो मूवमेंट कर रहा हूँ।
यानी यही आपको अभिक्रिया लिख देना है और आपके फुल मार्क्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं वो फुल मार्क्स ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप बनाते हैं तो आपको फुल मार्क्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिथाइल अल्कोहल फ्रॉम मीथेन। मीथेन से मिथाइल अल्कोहल बनाना है, मीथेन से मिथाइल अल्कोहल बनाना है, मिथाइल अल्कोहल फ्रॉम मीथेन। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अभिक्रिया लिख लेनी है, ठीक है। इस तरह से आपको अभिक्रिया लिखते जाना है और यहाँ पे इस तरीके से फिगर आउट करके छोड़ देना है, ठीक है। इतना ही आपको लिखना है, ज़्यादा उसमें कुछ उलटफेर कुछ of transition metals like variable valency, colored ion, complex formation, etc. But sodium is a spalk element. It doesn't show the properties of transition metal. ठीक है। नेक्स्ट है आपका संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने का सिद्धांत को बताएं। VBI डिस्कस द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। वाई कॉन्टैक्ट प्रोसेस। संपर्क विधि से H2SO4 का निर्माण। संपर्क विधि से निम्नलिखित चरणें हैं। पहला है सल्फर और सल्फर के S को हवा में जलाकर SO2 गैस प्राप्त किया जाता है, S + O2 SO2। सेकेंड है SO2 गैस ऑक्सीजन के साथ V2O5 की उपस्थिति प्रतिक्रिया कर SO3 गैस बनाता है, ठीक है। यह प्रतिक्रिया उष्माक्षेपी है तथा प्रतिक्रिया में मोल्स की कमी आई है, अतः कम तापक्रम तथा अधिक दाब प्रतिक्रिया के लिए उपयुक्त है, लेकिन कम तापक्रम पर प्रतिक्रिया की गति कम हो जाती है, इसलिए अनुकूलतम ताप 720 के लिया जाता है, तब 2 बार लिया जाता है। थर्ड है आपका उत्पन्न SO3 गैस को शांत H2SO4 में अवशोषित कर ओलियम तैयार किया जाता है, SO3H2SO4 यानी H2S2O7। ओलियम का पानी के साथ प्रतिक्रिया कर H2SO4 का निर्माण होता है, H2S2O7 + H2O यानी H2SO4 हो गया। यानी इस तरीके से हो गया। इंग्लिश में लिख लेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 बाई कॉन्टैक्ट प्रोसेस। प्रिंसिपल Following are the steps in contact process for the manufacture of H2SO4. First one, burning of sulfur or sulfur ores in air to produce SO2 gas. Now this is the reaction. Second, SO2 gas react the oxygen in presence of V2O5 to give SO3 gas. This is the reaction. This reaction is exothermic and reaction there is decrease in volume. Therefore low temperature and high pressure are favorable condition for reaction. At low temperature the rate of reaction is low, so optimum temperature 720 K is chosen. The pressure is taken 2 bar. Now the third, this SO3 gas is absorbed in concentrated H2SO4 to produce oleum. Now the oleum. Next है आपका fifth for dilution of oleum with water give H2SO4. That is the reaction. अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका योगशील पॉलीमर और संघनन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। तो लिखेंगे वैसा बहुलक जो एकलक इकाई के योग से बनाता है योगात्मक बहुलक कहलाता है, ठीक है। योगात्मक बहुलक कहलाता है, जैसा कि पॉलीथीन हो गया। और संघनन बहुलक हो गया वैसा बहुलक जो एकलक इकाई के संघनन के फलस्वरूप बनता है एवं इसके साथ छोटा अणु जैसे जल, अल्कोहल आदि निकल जाते हैं, संघनन बहुलक कहलाता है, जैसा कि आपका नायलॉन हो गया और ये आपका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से एग्जाम्पल ठीक से यहाँ से लिख लीजिएगा पूरी इक्वेशन। थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर देता हूँ ताकि फुल स्क्रीन पे आ जाए, ठीक है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है आपका एडिशन पॉलीमर। द पॉलीमर विच इज ऑब्टेन, ठीक है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि वीडियो लंबा ना हो, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट खटाक से ले लीजिए, ठीक है। और ये रिएक्शन का भी स्क्रीनशॉट आप उठा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डीएनए एवं आरएनए, ये लास्ट ईयर भी आया था, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए और VBI है। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल और राइबोक्लिक अम्ल आरएनए। डीएनए तथा आरएनए में मुख्य विभेद इस प्रकार है, ठीक है। डीएनए में डीऑक्सी जो है राइबोज शर्करा पाया जाता है, आरएनए में राइबोज शर्करा पाया जाता है। इसमें 4 क्षार जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन पाए जाते हैं और इसमें 4 क्षार जैसे एडेनिन, ग्वानिन और
यूरेसिल पाए जाते हैं। इसकी देखी जाए तो इसकी संरचना द्विकुंडलीय होती है और इसकी संरचना जो है एकल कुंडलीय होती है। इंग्लिश में लिख लेंगे दे आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड डाई, ठीक है, डीएनए लिख लेंगे, फिर आरएनए लिख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से द मेन डिफरेंस बिटवीन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो यहाँ पे दिखाया गया है। आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये आपका स्क्रीनशॉट है, बाद में आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोलाइड बनाने की 2 विधियाँ। तो कोलाइड बनाने की विधियाँ जो है, पहला है रासायनिक विधि, जिसे आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रासायनिक विधि है, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। और यहाँ है फिर आपका इक्वेशन भी दिया गया है। और नेक्स्ट है आपका पेंटिजेशन, ठीक है, इंग्लिश में भी ले सकते हैं, केमिकल मेथड हो गया ये, केमिकल मेथड, और आपका पेप्टिजेशन, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक। नेक्स्ट है आपका कोल्बे प्रतिक्रिया और कार्बेलाइन प्रतिक्रिया। तो बिल्कुल जो भी दिया जा रहा है आप लोग बिल्कुल रट्टा मार के याद कर लीजिए, बिल्कुल रट डालिए, ठीक है। कोल्बे प्रतिक्रिया जो है, इस प्रतिक्रिया में ध्यान से लिखेंगे, इस प्रतिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण, सोडियम और पोटेशियम लवण के जलीय घोल को विद्युत विच्छेद किया जाता है और एनोड पर एल्कोन बनता है। यहाँ से ये इक्वेशन हम लोग लिख डालेंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे कार्बोडाइलेन प्रतिक्रिया। इस प्रतिक्रिया में प्राथमिक एमीन एलिफेटिक या एरोमेटिक को क्लोरोफॉर्म के साथ क्षार की उपस्थिति में प्रतिक्रिया किया जाता है और इसके फलस्वरूप जो है आपके बनते हैं आइसोसाइनाइड बनते हैं, जिनसे गंध खराब हो जाता है और इस प्रतिक्रिया को प्राथमिक एनिन के निरीक्षण किया जाता है, ठीक है। आगे इंग्लिश में लिखें, कोल्बे रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम salt of carboxylic acid is electrolyzed, alkane is formed at एनोड। गॉट इट। नेक्स्ट आपका ये रिएक्शन है, आपको यहाँ से लिख लेना है। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, वहीं पे बी नंबर में लिखेंगे कार्बोलाइन रिएक्शन, प्राइमरी एमीन अल्फाटिक और एरोमेटिक रिएक्ट्स विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ अल्काली सॉल्यूशन टू form isocyanide which are fall smelling substances. The reaction is used as test for primary amine, ठीक है। यहाँ से ये आपका रिएक्शन है, ये आपको यहाँ पर लिख डालना है, ठीक है। इस तरह का रिएक्शन आपको वहाँ पे लिख देना है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है परंतु हीरा विद्युत का कुचालक होता है, क्यों? ये आपको लिखना है। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट डायमंड इज बैड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय। तो ग्रेफाइट का जो क्या एटम sp2 प्रसंकृत, देखिए ग्रेफाइट का जो कार्बन एटम होता है वो sp2 प्रसंकृत होता है तथा फ्री p इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड का निर्माण कर एक क्या करता है, एक समतलीय संरचना बनाता है। कमजोर पाई बॉन्ड टूटकर पूरे संरचना में मुक्त इलेक्ट्रॉन का संचार करता है, इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। जबकि हीरा में कार्बन एटम जो है वो sp3 प्रसंकरण बनाता है। जहां ग्रेफाइट sp2 बनाता है वहीं हीरा क्या बनाता है, sp3। इसका सभी संयोगी इलेक्ट्रॉन बंधन जो है वो निर्माण में लग जाता है तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, इसीलिए हीरा जो है विद्युत का कुचालक होता है। यानी जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेगा वही तो सुचालक होगा, तो हीरा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता नहीं है। ग्रेफाइट हैज sp2 hybridized carbon with layer structure along with pi electron pp bond, ठीक है, free to move throughout entire layers. Hence graphite is good conductor of electricity, but while diamond's carbon atom is sp3 hybridized and there is no mobile electron in it, hence diamond is bad conductor of electricity. नेक्स्ट है आपका एल्युमिनियम के बर्तन में शांत H2O रखा जा सकता है, क्यों? तो एल्युमिनियम कंटेनर कैन बी यूज्ड फॉर अ स्ट्रॉन्ग H2O3 वाई। शांत H2O3 के संपर्क में Ai निष्क्रिय हो जाता है क्योंकि इसके सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक परत जमा हो जाता है। अतः Ai बर्तन में सांद्र को H2O3 रखा जा सकता है, ठीक है। एल्युमिनियम बिकम्स पैसिव इन कॉन्टेक्ट ऑफ H2O3 due to forming of thin layer
due to forming of thin layer of aluminum oxide. Hence, HNO3 can be stored in aluminum container. नेक्स्ट है आपका आयोडीन जल में अघुलनशील है परंतु KI के घोल में घुलनशील होता है क्यों? आयोडीन इज insoluble in वाटर बट soluble in KI solution. एक्सप्लेन. वाटर में insoluble और soluble किसमें? KI में. तो I2 एक अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक है जो ध्रुवीय घोलक जल में अघुलनशील होता है तथा KI के जलीय घोल में I2 का एक जटिल आयनिक यौगिक KI3 का निर्माण करता है जो जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते. I2 is non-polar covalent compound and thus insoluble in water. In aqueous solution of KI, I2 form a complex compound KI3 which is ionic and in nature and soluble in water. Insoluble in water. Next question. नेक्स्ट है फिनॉल और बेंजोइक अम्ल या इथाइल अल्कोहल एवं एसीटोन में डिफरेंस बताएं. ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन में लिख देना है फिनॉल सोडियम कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है जबकि बेंजोइक अम्ल जो है वो सोडियम कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया कर CO2 गैस बनाता है. और नेक्स्ट लिख लेंगे आपका इथाइल अल्कोहल एवं एसीटोन का. तो इथेनॉल जो है एसोटेन दोनों आयोडोफॉर्म जांच दिखाता है जबकि सिर्फ इथेनॉल विक्टर मेयर जांच में खून के जैसा लाल रंग उत्पन्न करता है. इंग्लिश में लिख लेंगे. ठीक, इंग्लिश में लिख लेंगे फिनॉल और बेंजोइक एसिड का. तो फिनॉल डजंट गिव एफरेंसेस ऑफ CO2 गैस विद सोडियम कार्बोनेट वाइल बेंजोइक एसिड प्रोड्यूसेज एफरेंसेस of CO2 gas with sodium carbonate. Next लिख लेंगे इथेनॉल का. इथेनॉल and acetane both performs in iodoform test while only ethanol gives red color with Victor Meyer test. ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका इक्वेशन दिया गया है, रिएक्शन दिया गया है और उसे बोल रहा है कंप्लीट करने के लिए. तो आप यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, यहाँ से आप कंप्लीट कर लेंगे और इसे स्क्रीनशॉट ले लें. ठीक है, ये भी आपका VBI है. नेक्स्ट है आपका पारा गैस का नाम लिखें और पारा किस गैस से निष्कर्षण की अभिक्रिया को लिखें. तो पारा से सिनेबार एस के निष्कर्षण यहाँ से लिखेंगे. सिनेबार एस से निष्कर्षण निम्न चरणों में होता है. पहला होता है सांद्रण. सिनेबार एस के महीन चूर्ण को सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि से किया जाता है. जारण फिर लिख लेंगे. यानी इस तरह से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है. ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं आज स्क्रीनशॉट टाइप लेकर आया हूँ वीडियो. ठीक है, इस तरह से आप इक्वेशन लिख लेंगे और यहाँ से इंग्लिश में भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं. फुल स्क्रीन पे मैं कर रहा हूँ इसे ताकि फुल स्क्रीन पे आपका स्क्रीनशॉट लेने में बन जाए. ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं. नेक्स्ट जो है VBI है. यह सारा आपका चेंज करना है. इथेनॉल से एसीटोन, बेंजीन से एनिलीन, एसीटेन से एसिल्डिहाइड. ठीक है, ये सारा आपका जो है स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा. ये सब आपको जो है वो आपको चेंजिंग फॉर्म करना है और एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा VBI है ये. तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए. ठीक है, सारा सीरियल नंबर बाई आपको यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है. आप जो है आसानी से यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. स्क्रीनशॉट धुंधला दिख रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं. ठीक है, इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लो सभी का. डाउट नट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको इस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा. फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE, बिहार, UP, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे IIT JEE नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब डाउट नट ऐप पर या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउट नट पर. साथ ही डॉट नोट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस. यानी आप पूरी पढ़ाई होगी डॉट नेट ऐप पर. 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डॉट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डॉट नेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए. यह एवं अर्ध सेल अभिक्रिया को आप लोग समझाएं. एक्सप्लेन सेल रिएक्शन एंड हाफ सेल रिएक्शन. प्रत्येक गैल्वेनिक सेल में VBI है. हाँ, प्रत्येक गैल्वेनिक सेल में एनोड एवं कैथोड होते हैं जिस पर अलग अलग अभिक्रियाएं होती हैं. एनोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड एवं कैथोड धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है. ठीक है, आप लोग जो है टोटल क्वेश्चन याद कर लेना, सिर्फ VBI नहीं, टोटल क्वेश्चन याद करना. ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ. ठीक है, टोटल क्वेश्चन याद करना. इन दोनों इलेक्ट्रोडों पर होने वाले अभिक्रियाओं को अर्ध सेल अभिक्रिया,
अर्ध सेल अभिक्रिया एवं उनके योग को सेल अभिक्रिया कहते हैं, एवं उनके योग को सेल अभिक्रिया कहते हैं। हमेशा एनोड पे ऑक्सीकरण एवं कैथोड पे अपकरण होता है। एनोड पे जो अभिक्रिया है उसे हम लोग लिखेंगे ZnS, यानी कि जिंक प्लस, यहाँ से देख सकते हैं आपको, यानी कैथोड पे अभिक्रिया और एनोड पे अभिक्रिया, दो अभिक्रिया यहाँ पे लिखी गई है। तो जल्दी जल्दी आप लोग नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ये आपका सेल अभिक्रिया प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गया आप लोग का राइट आंसर। अब इसे जल्दी से हम इंग्लिश में देख लेते हैं। ईच गैल्वेनिक सेल कंटेन्स एनोड एंड कैथोड ऑन विच डिफरेंट रिएक्शन अकर, ठीक है। एनोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड and cathode is positive electrode. The reaction occur on both electrodes are called half cell reaction. यहाँ से देखिए क्या लिखा है, द रिएक्शन अकर ऑन बोथ इलेक्ट्रोड्स, यानी दोनों इलेक्ट्रोड पर जो आपका रिएक्शन होता है आर कॉल्ड हाफ सेल रिएक्शन, एंड द सम ऑफ दिस रिएक्शन, और दोनों का योग जो है, द सम ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड सेल रिएक्शन, और दोनों का योगफल क्या कहलाता है, सेल रिएक्शन। ऑक्सीडेशन अकर एट एनोड, ऑक्सीडेशन जो है वो आपका एनोड पे होता है। रिडक्शन अकर एट कैथोड, रिडक्शन जो है वो आपका कैथोड पे हमेशा होता है। और ये आपका रिएक्शन जो है एनोड पे दिया गया है और रिएक्शन ऑन कैथोड पे दिया गया है। ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वे गेट, और ये हो गया आपका सेल रिएक्शन। तो ये हो गया इसका राइट आंसर, जल्दी से आप लोग नोट कर लेंगे आसानी से। नेक्स्ट है आपका मोलरता और मोललता। शायद मैंने ये क्वेश्चन दिया है या नहीं दिया है, मुझे याद नहीं है, तो मैं इसे फुल स्क्रीन पे कर देता हूँ। आप लोग जो है वो आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने ये क्वेश्चन करवाया है या नहीं करवाया है, ठीक है। तो ये आपका हिंदी मीडियम वाले यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अच्छा से नहीं भी दिख रहा होगा तो आप कोशिश कीजिएगा तो दिख जाएगा, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। इंग्लिश में भी दे देता हूँ, तो यहाँ से मोलरिटी का ही भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और ये आपका मोललिटी का है, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये VBI क्वेश्चन है और मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने ये क्वेश्चन करवाए हैं या नहीं करवाए हैं। नेक्स्ट है आपका अर्धपारगम्य झिल्ली से आप क्या समझते हैं। देखिए मैंने करीब 13 पार्ट करवा दिए हैं और ये लगता है 14 पार्ट है। तो आप लोग जो है जितना क्वेश्चन करवाया, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो करवाया नहीं गया है, ठीक है। तो आप लोग जो है इतना जो है वो ज़रूर याद कर लें, ठीक है। और आप चाहते हैं कि मतलब कि बहुत अच्छे मार्क्स, तो इतना तो याद करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। और बहुत लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी सर कुछ मैसेज किए कि सर इसके अलावे और अपने तरफ से क्या करना चाहें तो कुछ क्या कर सकते हैं। तो देखिए जितना पढ़ोगे, मैं पढ़ने के लिए तो मना नहीं करूँगा, तो अगर आप अपने तरफ से कुछ और एक्स्ट्रा देना चाहते हो तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। आप क्वेश्चन बैंक की जो 2015 से 2020 तक है वो आप कर डालो, ठीक है। 2015 से 2020 तो छोड़ ही देना, यानी 2015 से 2019 तक का है वो आप कर डालो, ठीक है। अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ करने का दिल कर रहा है तो, ठीक है, अगर आपके पास टाइम बचता है तो। नहीं तो जितना मैं पढ़ाया हूँ उतना आपके लिए सफिशिएंट है। आप चाहें तो क्वेश्चन बैंक से भी कर सकते हैं। 5 साल का क्वेश्चन बैंक कवर करने में 2 से 3 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा याद करने में, तो वो आप कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे उतना ज़्यादा आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेज हो जाएंगे। अर्धपारगम झिल्ली से आप क्या समझते हैं, तो ऐसी फिल्म प्राकृतिक सिंथेटिक जिनमें अति सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिससे विलायक के अणु जो है आसानी से निकल जाते हैं, परंतु विलेय के नहीं। ऐसे झिल्लियों को अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। ऐसी झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। अ फिल्म नेचुरल और सिंथेटिक विच कंटेन्स अ नेटवर्क ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक पोर्स through which small solvent molecule water extra can pass, but solid molecule of bigger size can not pass are called semi permeable membrane। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? व्हाट आर मोनोसैकेराइड्स? वे कार्बोहाइड्रेट जो अणुओं में जल में अपघटित नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ क्वेश्चन वीवीआई होते हुए वीवीआई नहीं बोलता हूँ, ठीक है ना। तो कोई नहीं, क्यों नहीं बोलता हूँ, मैं कल शाम की वीडियो में बता दिया हूँ कि अब मैं कुछ क्वेश्चन वीवीआई बोलूँगा, कुछ क्वेश्चन वीवीआई रहेंगे तो भी मैं बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन यहाँ पे आपको वो करना होगा, ठीक है ना, क्योंकि टोटल वीवीआई अगर मैं बोल दूँ, समझ रहे हो, मेरे ऊपर थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। वो कार्बोहाइड्रेट जो छोटे अणुओं में जल में अपघटित नहीं हो सकते मोनोसैकेराइड कहलाते हैं, जैसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। ये एल्डोज या कीटोज होते हैं, ये एल्डोज या कीटोज होते हैं। सामान्य उदाहरण ग्लूकोज, फ्रक्टोज। आज की वीडियो आज ही लिख डालो, कल पर मत छोड़ो, ठीक है, कभी भी कुछ हो सकता है। दोज कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी हाइड्रोसिल्ड टू अ स्मॉलर मॉलिक्यूल, एग्जाम्पल में, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। दे मे बी aldose or ketones. Common examples are glucose, fructose, ribose, etc. नेक्स्ट है आपका अपचायक शर्कराएं क्या होती है? वाटर रिड्यूसिंग शुगर। कार्बोहाइड्रेट जो टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित करते हैं तथा फेलिंग विलयन के साथ लाल अपक्षेप देते हैं, अपचायक शर्कराएं कहलाते हैं। देखिए, बहुत लोगों को अगर लिखने में दिक्कत होता है, इतनी फास्ट लिख नहीं पाते हैं, तो आप दोनों हाथ अपने स्क्रीन, दोनों फिंगर जो है वो अपने स्क्रीन शॉट के बटन पे रखें। जैसे ही मैं मूव करता हूं तो आप स्क्रीन शॉट लेते जाएं और सुनते जाएं। वीडियो खत्म होने के बाद आप अपने नोट्स बना लें। सभी मोनोसैकेराइड, जैसे यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर आगे बढ़ेंगे तो वहाँ तक ले लेना। सभी मोनोसैकेराइड एल्डोज तथा कीटोज तथा डाइसैकेराइड सुक्रोज को छोड़कर अपचायी शर्करियाँ हैं। नेक्स्ट लिखें कार्बोहाइड्रेट विच कैन रिड्यूस टॉलरेंट एंड गिव रेड precipitate with falling solution are called reducing sugar or monosaccharides. All monosaccharides, both aldoses and ketose and disaccharides except sucrose are reducing। समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है। ओ नाइट्रोफिनॉल एवं पी नाइट्रोफिनॉल को उसके मिश्रण से आप कैसे अलग करेंगे? ओ नाइट्रोफिनॉल एवं पी नाइट्रोफिनॉल को उसके मिश्रण से आप कैसे अलग करेंगे? हाउ कैन यू सेपरेट ओ नाइट्रोफिनॉल एंड पी नाइट्रोफिनॉल फ्रॉम द मिक्सचर? हाउ कैन यू सेपरेट ओ नाइट्रोफिनॉल एंड पी नाइट्रोफिनॉल फ्रॉम द मिक्सचर? तो इसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे, पी नाइट्रोफिनॉल का क्वथनांक ओ नाइट्रोफिनॉल से अधिक है। पी नाइट्रोफिनॉल का क्वथनांक ओ नाइट्रोफिनॉल से अधिक है, क्योंकि पी नाइट्रोफिनॉल में अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधन होता है जबकि ओ नाइट्रोफिनॉल में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंधन होता है, ठीक है। अतः इन दोनों के मिश्रण को आंशिक श्रावण विधि से अलग किया जाता है। इंग्लिश में लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ P nitrophenol is greater than O nitrophenol due to intermolecular and intramolecular hydrogen bond respectively. Hence, O nitrophenol and P nitrophenol are separated by fractional distillation process. Hence, O nitrophenol and P nitrophenol are separated by fractional distillation process. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये था आपका वीवीआई क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, ये भी आपका वीवीआई है। निम्नलिखित युग्मों को एक निश्चित जांच विधि से अंतर करें। डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स बाय द प्रॉपर टेस्ट। ठीक है, पहला दिया गया है CH3
CH2OH एंड CH3OH, ठीक है। और सेकेंड है CH3CHO एंड CH3CO, ठीक है। तो ये आपका है। तो पहले हिंदी में देख लेते हैं यहाँ पे। इथेनॉल आयोडोफॉर्म, ये क्या है? इथेनॉल आयोडोफॉर्म जांच दिखलाता है। इथेनॉल आयोडोफॉर्म जांच दिखलाता है, जबकि मिथेनॉल नहीं दिखलाता है, जबकि मिथेनॉल नहीं दिखलाता है। नेक्स्ट है CH3CHO एंड CH3CO, तो इथेनॉल टॉलेंस जांच दिखलाता है, जबकि प्रोनेनॉल, ठीक है, प्रोनेनोन जांच नहीं दिखलाता है। ये लिख लेना है आपको। और आगे लिखेंगे इंग्लिश में। इथेनॉल परफॉर्म्स आयोडोफॉर्म टेस्ट बट CH3OH doesn't. Ethanol CH3CHO perform tolerance region test but doesn't. बट यहाँ पे लिख लेंगे बट प्रोपेनन प्रोपेनन नहीं दिखलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं को लिखिए। पहला है फ्राइडल क्राफ्ट एल्कोलेशन प्रतिक्रिया। राइट द फॉलोइंग रिएक्शन फ्राइडल क्राफ्ट एल्कोलेशन रिएक्शन। तो पहले इसका हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बेंजीन को मिथाइल क्लोराइड के साथ AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करने पर टॉलिन प्राप्त होता है। फिर से सुनेंगे। बेंजीन को मिथाइल क्लोराइड के साथ AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करने पर टॉलिन प्राप्त होता है, जिसका इक्वेशन आपको इस तरीके से लिख लेना है, ठीक है। बेंजीन CH3Cl से अभिक्रिया किया AlCl3 की उपस्थिति में, तो क्या मिला? टॉलिन मिल गया, ठीक है। फिर लिखेंगे, ये आपका हिंदी हो गया। अब इंग्लिश में लेके चलेंगे इसी को। लिखेंगे बेंजीन इज हीटेड विथ मिथाइल क्लोराइड। जब बेंजीन की अभिक्रिया मिथाइल क्लोराइड से कराई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, किसकी उपस्थिति में? AlCl3 की उपस्थिति में, तो क्या देता है? गिव्स टॉलिन प्राप्त होता है। बेंजीन CH3Cl AlCl3 की उपस्थिति में इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 व्हाट वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें टॉलिन मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका कार्बाइल एमीन प्रतिक्रिया। कार्बाइल एमीन रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देख लेते हैं दोनों मीडियम में। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे 1 डिग्री एमीन क्लोरोफॉर्म एवं अल्कोहलीय कोएच के मिश्रण को 1 डिग्री एमीन क्लोरोफॉर्म एवं अल्कोहलीय कोएच के मिश्रण को गर्म करने पे कार्बाइल एमीन का सड़े अंडे जैसा गंध प्राप्त होता है। गर्म करने पर कार्बाइल एमीन का सड़े अंडे जैसा गंध प्राप्त होता है। यहां से ये अभिक्रिया आपको लिख लेना है। RNH2CHCl3 + 3KOH। यहां से कार्बाइल एमीन यहाँ पे आपको जैसे लिखा हुआ है उस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका उसी को इंग्लिश में। when mixture of 1 degree amine chloroform and alcoholic COH is boiled rotten egg smell of carbyl amine is obtained। ये आपको सॉल्यूशन, ये आपको अभिक्रिया रिएक्शन जो है वो आपको लिख लेनी है, ठीक है। तो ये थे इस दोनों में दिया हूँ, ठीक है। तो दोनों ध्यान से देखिएगा। रॉट लॉ की व्याख्या करें। एक्सप्लेन रॉल्स लॉ। तो रॉट लॉ होता है, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। जैसे कि मान लेना है आपको कि द्विअंगी विलयन में दोनों घटक वाष्पशील द्रव है, माना कि घटक A तथा घटक B है, ठीक है। और PA समानुपाती XA तथा PB प्रोपोर्शनल टू XB। तो इस तरीके से PA बराबर PA XB
Pb बराबर Pb XB, जहाँ Pa तथा Pb शुद्ध अवस्था में घटक का जो है वो वाष्प दाब है। अतः निश्चित दाब पर प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज एवं शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब का क्या होता है, गुणनफल होता है। अतः कुल दाब Pt बराबर Pa प्लस Pb, और यहाँ से Pt बराबर आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया कि राल्ट लॉ की व्याख्या करें, राल्ट लॉ की व्याख्या करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अब उसी को हम लोग इंग्लिश में देख लेते हैं, डॉट लॉ, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द पार्शियल वीपी of each component of a solution of a constant temperature is directly proportional to its mole fraction. Suppose in a binary solution both components are volatile. Suppose the components are A and B. Suppose the components are A and B. So that Pa proportional to XA and PB proportional to XB. PA equals to PA into XA and PB is equal to PB into XB. Here PA and PB are the VP of components A and B in pure state. Thus partial VP of each component is equal to product of its mole fraction and VP of the component in pure state. Total pressure PT is equal to Pa plus Pb and Pt is equal to that's it. और ये है आपका VBI। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन VBI। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा था, हाउ इज रॉल्स लॉ अ स्पेशल कंडीशन ऑफ हेनरी लॉ। ठीक है, हाउ इज रॉल्स लॉ अ स्पेशल कंडीशन ऑफ हेनरी लॉ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख लेते हैं। सबसे पहले हिंदी, तो यहाँ पे देखेंगे कि राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन में वाष्पशील विलय का वाष्प दाब निम्न संबंध द्वारा प्रकट करते हैं। Pa इज इक्वल टू Pa डॉट XA। गैस के द्रव के विलयन के लिए द्रव में विलयता हेनरी के नियम से ज्ञात करते हैं, और इस नियम के अनुसार Pa बराबर KH इंटू XA। समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर हम पाते हैं कि वाष्पशील घटक या गैस का वाष्प दाब उनके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अतः रॉल्स लॉ हेनरी लॉ का ही विशेष परिस्थिति है। अतः रॉल्स लॉ हेनरी लॉ का ही विशेष परिस्थिति है। ठीक है, बोल रहा था, यही आपका क्वेश्चन था। अब हम लोग इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं सेम क्वेश्चन का आंसर। सेम पूरा आपको स्क्रीनशॉट लेने में नहीं बनेगा, ये आपको देखना होगा और राइट डाउन करना होगा। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि जब भी मैं वीडियो करता हूँ सब्जेक्टिव का, तो आप जो है वो आप पेन और पेपर लेकर बैठे, क्योंकि टाइमिंग सबको पता है किस टाइम में क्या होगा। कल की वीडियो में टाइमिंग मैंने दिखा दिया था। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ द VP ऑफ अ वोलेटाइल component is expressed by the relation Pa is equal to Pa into XA. For the solution of gas in liquid, the solubility is determined by Henry's law. According to this law, Pa is equal to KH into XA, where KH is equal to Henry's law constant. Comparing equations first and second, we get that VP of volatile component or a gas is directly proportional to its mole fraction. Thus, Raoult law is a special state of Henry's law. ठीक है, ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 ग्राम ग्लूकोज को 178.2 ग्राम जल के साथ मिलाया जाता है। इस विलयन में, ठीक है, इस विलयन में जल का 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प दाब क्या होगा। 18 ग्राम ग्लूकोज इज मिक्सड विथ
178.2 gram water. What will be the Vp of water in this solution at 100 degree Celsius? तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। जल का 100 डिग्री सेल्सियस पे दाब, ठीक है, 760 होता है। तो n इज इक्वल टू 18/180 दैट इज 0.1 एंड n इज इक्वल टू 178.2 बाई 18 दैट इज 9.9। हम जानते हैं कि, ठीक है, इस तरह से आपको नोट कर लेना है कि P माइनस पी अपॉन पी इज इक्वल टू n बाई n प्लस n, जहाँ n की तुलना में बहुत छोटा है, अतः n प्लस n बराबर कैपिटल N। नेक्स्ट यहाँ पे है, इसीलिए P0 माइनस पी अपॉन P0 इज इक्वल टू n बाई n। P0 की वैल्यू 760, P 760 0.1 अपॉन 9.9 दैट मीन्स P इज इक्वल टू 752.3 mm। ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। और इसको इंग्लिश में देना कोई जोड़ी नहीं है, ठीक है। विद्युत विच्छेदन द्वारा धातुओं का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है? हाउ आर मेटल्स प्यूरिफाइड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि जो मैं VVI कर देता हूँ वो ही नोट कर लेते हैं, ठीक है। इतना शॉर्ट में मत भागा करो। VVI तो नोट करते हो, अच्छी बात है, लेकिन जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ वो क्वेश्चंस भी नोट किया कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो टोटल क्वेश्चन की पढ़ाई कीजिए। VVI तो मैं दे रहा हूँ, ठीक है, तो वो तो सही है, 100% सही है, लेकिन आप टोटल क्वेश्चन लिखा कीजिए। नोट्स बना रहे हैं तो टोटल क्वेश्चन की पढ़ाई कीजिए। 28 क्वेश्चन ही तो ऑब्जेक्टिव देता हूँ और आप लोग हैं उसमें से 2-3 ही लिखते हो, पूरा छोड़ देते हो। उसके बाद सब्जेक्टिव में भी मुझे पता है आप लोग वैसा ही कर रहे होगे, लेकिन वैसा नहीं करना। एज ए स्टूडेंट आपको टोटल पढ़ना चाहिए। टोटल सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लेकर आता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर, विद्युत विच्छेदन द्वारा धातुएं के शुद्धिकरण के लिए अशुद्ध धातु का एक मोटा एनोड तथा उसी धातु के में शुद्ध रूप में एक पतले चादर को कैथोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। धातु के साल्ट का जलीय घोल इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयुक्त होता है। धातु के साल्ट का जलीय घोल इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयुक्त होता है। 2 बार मैं पढ़ देता हूँ ताकि आप लोग लिख रहे होंगे। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अशुद्ध धातु धीरे धीरे गलता जाता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अशुद्ध धातु धीरे धीरे गलता जाता है एवं धातु के आयन कैथोड पर जमा हो जाते हैं, ठीक है। आगे है, इसके फलस्वरूप एनोड पतला हो जाता है। तथा कैथोड मोटा हो जाता है। एनोड पतला हो जाता है तथा कैथोड मोटा हो जाता है। एनोड पर ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर अवकरण होता है। कैथोड पर एकत्र धातु करीब 90.99% शुद्ध होता है। कैथोड पर एकत्र धातु करीब 90.99% शुद्ध होता है। अपद्रव्य एनोड छड़ के रूप में बर्तन की पेंदी में बैठ जाता है। अपद्रव्य एनोड छड़ के रूप में बर्तन की पेंदी में बैठ जाता है। तो इस तरह से आप वहाँ पे फिगर जो है वो डायग्राम बना लीजिएगा, इस तरह से फिगर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपको फिगर बना लेना है। अब यहाँ पे मैं इंग्लिश में उसका आंसर दे रहा हूँ। For the purification of metal in electrolytic method, thick mode of impure metal and thin cathode of pure metal are made.
The electrolyte is made of aqueous solution of salts of water. When electricity is passed through the solution, the impure metal begins to dissolve, and metal ions in the solution deposit on कैथोड पे जमा हो जाता है. as a result as a result of this कैथोड becomes thick. कैथोड क्या हो जाता है? थिक हो जाता है. और एनोड becomes thin. एनोड थिन हो जाता है. ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एंड एनोड ऑक्सीकरण एनोड पे आ जाता है. एंड रिडक्शन occurs at cathode. The impurities are settled as anode mud in the bottom of vessel that is 99% प्योर. ठीक है, ये हो गया ये आपका. यहाँ से आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको ये डायग्राम बना लेना है. ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. अंतर हैलोजन यौगिक क्या है? अंतर हैलोजन यौगिक क्या है? BrF3 की संरचना ज्ञात करें. अंतर हैलोजन यौगिक क्या है? BrF3 की संरचना ज्ञात करें. व्हाट आर द इंटर हैलोजन compounds determine the structure of BrF3. अब देखिए आंसर. अंतर हैलोजन यौगिक वैसे यौगिक जो दो विभिन्न हैलोजनों में सहसंयोजक बंधन से बने हैं अंतर हैलोजन यौगिक कहलाता है. वैसे यौगिक जो दो विभिन्न हैलोजन में सहसंयोजक बंधक से बने हैं अंतर हैलोजन यौगिक कहलाता है. यह यौगिक विभिन्न हैलोजन के विद्युत ऋणात्मक अक्षर के कारण बनता है. बड़े आकार एवं कद कम विद्युत ऋणात्मक वाला हैलोजन केंद्रीय परमाणु रहता है. एग्जाम्पल के लिए CIF3, BrF5, IF7 इत्यादि. अंतर हैलोजन यौगिक अपने घटक हैलोजन से अधिक क्रियाशील होते हैं क्योंकि x बाई और XS बंध की अपेक्षा दुर्बल होता है. यह प्रबल ऑक्सीकारक होता है. अब BrF3 की संरचना हम लोग ज्ञात करेंगे. प्रसंकरण sp3d चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन का एकल युग्म उपस्थित है अतः इसका आकार T आकार का हो जाता है. ये आपको फिगर का स्क्रीनशॉट ले लेना है, बाद में आपको ये बना लेना है, वहाँ पर जगह छोड़ दीजिएगा. ठीक है, अब आपको इंग्लिश में देख लीजिए. इंटर हैलोजन कंपाउंड दोज कंपाउंड विच आर मेड बाय डिफरेंट हैलोजन्स. दोज कंपाउंड विच आर मेड बाय डिफरेंट हैलोजन्स with covalent bond are called interhalogen compounds. और ये VBI है. ठीक है, this compound is formed. पूरी वीडियो देखिएगा तभी पता चलेगा कौन VBI है, मैं बीच में ही बोलता हूँ. ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ डिफरेंट हैलोजन्स halogen with large size and low electronegativity is the central atom in compound. Example CIF3, BrF5, IF7. Interhalogen compound is more reactive. Interhalogen compound is more reactive than its component halogen.
आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ला रहा हूँ, लेकिन आप लोग जो है वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, अपने अपने फ्रेंड्स तक नहीं पहुंचा रहे हो। ठीक है, क्या ये जेलेसी है? क्या आप चाहते हो कि मेरे मार्क्स अच्छे आए, फ्रेंड के मार्क्स अच्छे नहीं आए? ठीक है, ऐसा नहीं करना, सबके मार्क्स अच्छे आने चाहिए। जेलेसी को निकाल दो। The bond in XY is more weaker than the bond in XX। खासकर गर्ल्स मेरी वीडियोज को शेयर नहीं कर रहे हैं, वॉइस तो कर रहे हैं। दिस कंपाउंड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रक्चर ऑफ BrF3 हाइब्रिडाइजेशन sp3d। Two lone of electrons are present, therefore it's safe। इसे मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिख सके, और यहाँ पे ठीक है आंसर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप वहीं से देख लीजिए। ठीक है, फर्स्ट का यहाँ पे है आपका, ठीक है, 3 ऑक्सोपेंटेनोइक एसिड, 3 ऑक्सोपेंटेनोइक एसिड, ये हो गया आपका जो ए दिख रहा है उसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका बी, और ये भी BBI है। ठीक है, तो इस पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो इसका आंसर है आपका इथाइल इथेनाइट। ठीक है, सेकेंड का जो मैं दिखाया उसका आंसर है इथाइल इथेनाइट। जो भी आप लोग नोट्स बना रहे हैं, मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरी वीडियोस देखने बैठे तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठे, लेकिन कुछ लोग लाइव आते हैं, 2-3 वीडियो देखते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। तो वैसा करने से आपका कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा है। 0% आपके पास क्वेश्चन होते हुए भी एग्ज़ाम में अगर अच्छे स्कोर नहीं ला पाते हो तो ये आपका बैड लक है। बार बार ऐसा मौका सभी को नहीं मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम पर मैग्नेट ऑक्सीकारक है। पोटेशियम पर मैग्नेट ऑक्सीकारक है, समीकरणों से स्पष्ट करें। पोटेशियम पर मैग्नेट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्सप्लेन इट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका आंसर भी यहीं पे है, पहले हिंदी मीडियम में दिखा देता हूँ। पोटेशियम परमैंगनेट प्रबल ऑक्सीकारक है। पोटेशियम परमैंगनेट प्रबल ऑक्सीकारक है। यह अम्लीय क्षारीय तथा उदासीन माध्यम में दो तीन बार रिपीट करता हूँ ताकि आप लोग लिख सकें। माध्यम में ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पे अम्लीय माध्यम में जो आपका इक्वेशन है वो यहाँ पे दिया गया है। तो अम्लीय माध्यम में ये आपका समीकरण हो जाएगा। अम्लीय माध्यम में क्या हो रहा है, 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 की जब अभिक्रिया हुई तो क्या बना, K2S4 और 2MnSO4 प्लस 3H2O। ठीक है, और 5O। नेक्स्ट है 2Ki प्लस H2SO4। ठीक है, इसकी अभिक्रिया होने पर K2S4 प्लस 2Hi, और नेक्स्ट है 2Hi प्लस CO H2O प्लस I2। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट है यहाँ पे 1 और 2 को जोड़ने पर जो समीकरण 1 और 2 आया, इसे मैंने 1 माना और इन दोनों का कंबाइन रूप से 2 माना। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को क्या किया है, जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे 10Ki कैसे आया, क्योंकि इसमें जो है 5 से, ठीक है, गुना किया गया है। ठीक है, यहाँ पे 2Ki है, 5 से गुना करने पे 10Ki आया। तो यहाँ पे 1 और 2 को जोड़ने पर ये इक्वेशन आ गया। फिर आपका क्षारीय माध्यम में यहाँ पे 2KMnO4 प्लस H2O प्लस Ki इज इक्वल टू KiO3 2KOH प्लस 2MnO2। ठीक है, और उदासीन माध्यम में हो गया 2KMnO4 प्लस H2O, क्या आया, 2KOH प्लस 2MnO2 प्लस 3O। ठीक है, इक्वेशन वही है, आपको लैंग्वेज देना है सिर्फ एसिडिक मीडियम ये सब। ठीक है,
फर्स्ट लाइन है पोटेशियम परमैंगनेट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल मीडियम। ठीक है, और ये आपका जैसे उसमें इक्वेशन फर्स्ट डाले थे, ठीक है, इसमें भी इक्वेशन फर्स्ट आपको इंग्लिश मीडियम में लिख लेना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें ज़्यादा आपकी इंग्लिश मीडियम की जरूरत है नहीं, आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रथम कोटि अभिक्रिया का विशिष्ट अभिक्रिया वेग स्थिरांक 2.3 इंटू 10⁻³ ठीक है पर सेकेंड है। इसका औसत आयु एवं अर्ध आयु क्या होगा? ठीक है, औसत आयु एवं अर्ध आयु क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि T1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के और T1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 2.31 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 300 सेकेंड। ठीक है, और औसत आयु करने के लिए क्या करेंगे? 1.44 इंटू T1/2 इज इक्वल टू आपका 433 सेकेंड आ गया। ठीक है, और इससे आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं, बी नो डैट और एवरेज लाइफ लिखकर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना, बी नो डैट और एवरेज लाइफ लिखकर तो आप कर ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस पदार्थों के चुंबकीय गुण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेज? और ये है आपका VBI। तो यहाँ से इसे देख लेते हैं। पहले क्या है, ठोस पदार्थों के चुंबकीय गुण से क्या समझते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे ठोस पदार्थ का चुंबकीय गुण। ठोस पदार्थ का चुंबकीय गुण, पदार्थ का चुंबकीय गुण उसके चुंबकीय आघूर्ण पर निर्भर करता है। पदार्थ परमाणु से बना होता है एवं परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। ठीक है, घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एक छोटा विद्युत लूप माना जाता है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और इस कारण ठोस पदार्थ में चुंबकीय गुण आ जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका ठोस पदार्थ का चुंबकीय गुण इन हिंदी। अब यहाँ से हम लोग इंग्लिश भी कर लेते हैं। डाउट नट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको इस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे IIT JEE नीट या क्लास 6 से बारहवीं का सवाल हो, इन सब का जवाब डाउट नेट ऐप पर या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउट नेट पर। साथ ही डॉट नोट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी आप पूरी पढ़ाई होगी डॉट नेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डॉट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डॉट नेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। तो लिखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस डिपेंड, द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड upon magnetic moment of the substances, the matter is made of atoms, in atom there is nucleus and electrons are revolving, and electrons are revolving round the nucleus. The moving electron is considered as a small electric loop. This small electric loop produces
produces magnetic field. Thus, a small electric loop produces magnetic field. This is the reason that there creates magnetic properties in solid substances. Magnetic properties in solid substances. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे था अनुचुंबकत्व, प्रतिलौह चुंबकत्व, फेरी चुंबकत्व और प्रतिचुंबकत्व. ठीक है, जो कि VVI में पहले ही बोल चुका हूँ. इसे क्या करना है आपको यहाँ पे समझाना है. तो सबसे पहले ठीक है इंग्लिश में देख लीजिए क्या है. पारामैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिज्म और डाई मैग्नेटिज्म. यहाँ पे देखिए कि अनुचुंबकत्व पदार्थ वह होता है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या हो, उपस्थित हो. अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो. अनुचुंबकत्व पदार्थ वह होता है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो. यह क्या करते हैं, तो यह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं. यह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं. एग्जाम्पल के लिए O2 है, CO2 प्लस है, Fe3 प्लस है. बस खुद पे बिलीव रखें. ठीक है, और जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको याद करें. 100% आपके अच्छे मार्क्स 70, 80, 90% मार्क्स यहाँ से आपको मिलने वाले हैं. बस डेली क्लास कीजिए. मैं देख रहा हूँ कि ऑन एवरेज जो मेरे पास अगर 1000 व्हाट्सएप ग्रुप में है तो लाइव क्लास में बहुत कम 50 एवरेज रहता है. 50 एवरेज से ज़्यादा यहाँ पे पढ़ने वाले नहीं दिखते हैं. बाकी तो यूट्यूब सर्च से आते हैं, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप से 1000 की संख्या में मात्र 50 लोग ही यहाँ पे पढ़ने आते हैं. तो सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना ही लोगों का मकसद होता है. वो शायद इसलिए ज्वाइन किए हैं कि एग्ज़ाम टाइम अगर क्वेश्चन उन्हें मिल जाएगा, तो ऐसा अगर सोच कर ज्वाइन किए हैं तो ऐसा नहीं होने वाला है. ठीक है, कोई क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप पे नहीं दिया जाएगा. ठीक है, क्योंकि इसमें रिस्क है. प्रतिलौह चुंबकत्व आगे है. प्रतिलौह चुंबकत्व वैसा पदार्थ जिसके डोमेन एक दूसरे के विपरीत अभिविन्यासित होते हैं. ठीक है, वैसे पदार्थ जिसके डोमेन एक दूसरे के विपरीत क्या होते हैं, अभिविन्यासित होते हैं और तथा एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं. एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं और प्रतिलौह चुंबकत्व कहलाता है. क्या कहलाता है, प्रतिलौह चुंबकत्व. तो एग्जाम्पल में आपको ऐसे दे देना है. ठीक है, हिंदी लेकर उसके बाद इंग्लिश जल्दी से बता देता हूँ. फेरी चुंबकत्व लिखना है आगे. तो वैसा पदार्थ जिनके डोमेनों के चुंबकीय आघूर्ण, वैसा पदार्थ जिनके डोमेनों के चुंबकीय आघूर्ण समांतर एवं चुंबकीय आघूर्ण समांतर एवं प्रति समांतर. वैसा पदार्थ जिनके डोमेनों के चुंबकीय आघूर्ण समांतर एवं प्रति समांतर दिशाओं में असमान होते हैं, फेरी चुंबकत्व कहलाता है. फेरी चुंबकत्व कहलाता है. यह चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होता है. यह चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होता है. ये इक्वेशन आप लोग लिख लेंगे. ठीक है, क्या है, Fe3O4, MgFe2O3, एग्जाम्पल में ZnFe2O3 इत्यादि. ठीक है, और जल्दी से इंग्लिश देख लेते हैं. तो इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें पारामैग्नेटिज्म का. ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है पारामैग्नेटिज्म, फुल स्क्रीन पे दिख रहा है आपका, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. और यहाँ से आपको दिख रहा है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म का,
तो यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आप नोट्स में लिख लीजिएगा, 2 पेज वहाँ पे छोड़ दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फेरी मैग्नेटिज्म, तो यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है डाई मैग्नेटिज्म, तो ये भी आपके स्क्रीनशॉट में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो नेक्स्ट था आपका प्रतिचुंबकत्व। तो प्रतिचुंबकत्व का लिखेंगे वह पदार्थ जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, वह पदार्थ जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो प्रतिचुंबकत्व कहलाता है। वह पदार्थ जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो प्रतिचुंबकत्व कहलाता है, ठीक है। यह चुंबकीय क्षेत्र द्वारा निष्कर्षित हो जाते हैं, यह चुंबकीय क्षेत्र द्वारा निष्कर्षित हो जाते हैं और यह पदार्थ चुंबकीय गुण नहीं दिखाता है, यह पदार्थ चुंबकीय गुण नहीं दिखाता है, वो प्रतिचुंबकत्व कहलाता है। एग्जाम्पल में C6H6 Zn2+। हेबर विधि से अमोनिया गैस के उत्पादन का सिद्धांत का वर्णन यहाँ पे करना है। हेबर विधि से अमोनिया गैस के उत्पादन का सिद्धांत का वर्णन करना है। N2+OH2, ठीक है, N2+H2 FeMO 4.5 से 550 डिग्री पर किया जाता है तो क्या बनता है, NH3 गैस बनता है। हेबर की विधि द्वारा N2 गैस और H2 गैस के हेबर की विधि द्वारा N2 गैस और H2 गैस के संयुक्तिकरण से क्या बनता है, NH3 गैस बनाया जाता है, ठीक है। N2+H2 2NH3 + 24 किलो कैलोरी। यह प्रतिक्रिया उत्क्रमणीय ऊष्माक्षेपी एवं आयतन में संकुचन को दिखलाता है। यह प्रतिक्रिया उत्क्रमणीय ऊष्माक्षेपी तथा आयतन में संकुचन को दिखलाता है। बहुत लोग करते क्या हो कि सोचते हो कि स्क्रीनशॉट ले लें, या लिखने का काम आप लोग नहीं करते हो, मुझे पता है, सोचते हो कि स्क्रीनशॉट ले लें, तो स्क्रीनशॉट आपका मोबाइल में रखा रह जाएगा। वीडियो जो भी 10 से 12 मिनट का होता है उसे देखो और सुनो, उससे क्या होगा, आपको याद जल्दी हो जाएगा, उसके बाद आप लिखो। पहली बार में सिर्फ देखो और सुनो, पहली बार में कॉपी कलम आप नहीं भी लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार में पूरी वीडियो देखो और सुने और अपने दिमाग में बैठाओ, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार NH3 का उत्पादन क्या है, बढ़ाया जा सकता है। फिर है उच्च दाब पे प्रतिक्रिया का समय जो है अग्रिम दिशा में बढ़ता है। उच्च दाब पर प्रतिक्रिया का समय अग्रिम दिशा में बढ़ता है। निम्न तापक्रम पर देखा जाए तो निम्न तापक्रम, चूंकि यह प्रतिक्रिया ऊष्माक्षेपी है अतः निम्न तापक्रम पर NH3 का उत्पादन होना चाहिए, ठीक है। अतः निम्न तापक्रम पर NH3 का उत्पादन बढ़ना चाहिए, परंतु निम्न तापक्रम पर N2 और H2 गैस की प्रतिक्रिया गति बहुत कम होती है। N2 और H2 गैस की प्रतिक्रिया गति बहुत कम होती है, इसीलिए न्यूनतम तापक्रम 450 से 550 डिग्री सी पर यह प्रतिक्रिया कराई जाती है। थर्ड देखेंगे, उत्प्रेरक का व्यवहार जो है वो 450 से 550 डिग्री सी पर भी यह प्रतिक्रिया पीछे 450 से 550 डिग्री पर भी यह प्रतिक्रिया पीछे की ओर अग्रसर होने लगती है। इसे रोकने के लिए उत्प्रेरक लोटा और प्रोमोटर मेलिब्डिनम का व्यवहार किया जाता है। इसे रोकने के लिए उत्प्रेरक लोटा और प्रोमोटर मेलिब्डिनम का व्यवहार यहाँ पे किया जाता है। इसी चीज को इंग्लिश में यहाँ पे देख लेंगे। प्रिंसिपल बिहाइंड हैबर्स प्रोसेस, दिस मेथड इन्वॉल्व्स द डायरेक्ट एम्बिशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एज फॉलो। ये इक्वेशन सेम है आपका। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, exothermic and followed by decrease in volume according to
According to Lee-Colister principle, the optimum condition for general production, condition for greater production of gas ammonia gas are, ठीक है, हाई प्रेशर क्या होगा 200 atm, ठीक है, शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है आपका लो टेम्परेचर, सिंस सिंस दिस रीजन since this reaction is exothermic, the production of ammonia gas should be high at low temperature, but at low temperature N2 and H2 gases react, ये लो है, ला नहीं, LW नहीं है, LOW है, react very slowly, hence optimum temperature of 450 550 is maintained। नेक्स्ट है आपका थर्ड, कैटलिस्ट एट द ऑप्टिमम टेम्परेचर 450 to 550, the equilibrium may shift to backward direction to speed up the reaction towards forward direction। Catalyst is used finely divided iron plus molybdenum as promoter। ठीक है, ये हो गया हैवर्ड विधि से अमोनिया का उत्पादन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका चेंज करना, इथाइल अल्कोहल से एसीटोन, इथाइल ब्रोमाइड से प्रोपोयोनिक एसिड, मिथाइल एमीन से इथाइल एमीन और एसीटोन से आयोडोफॉर्म, मिथाइल अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये आपको चेंज करना है, एक एक करके यहाँ पे देखूंगा क्योंकि ये VVI है और यहाँ पे इंग्लिश वाले भी चेंज लिख लें, एसीटेन फ्रॉम एथिलिक अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट है अल्कोहल से एसीटोन कैसे प्राप्त किया जाएगा, इथाइल अल्कोहल से एसीटोन कैसे प्राप्त किया जाएगा। तो ये हो गया आपका इथाइल अल्कोहल की अभिक्रिया K2Cr2O7H2SO4 के साथ कराई जाएगी तो CH3COOH निकलेगा। ठीक है, और उसके बाद जब इसकी अभिक्रिया CaOH2 से होगी तो ये आपका CH3COO2 Ca देगा। जब इसका डिस्टिलाइजेशन किया जाएगा तो ये आपका लास्ट में ये प्राप्त हो जाएगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका एसीटोन। तो ये आपको अभिक्रिया वहाँ पे लिख देनी है, एसीटेन फ्रॉम इथाइल अल्कोहल कैसे प्राप्त किया जाता है। तो इसका ये अभिक्रिया हो गया और ये VVI है। नेक्स्ट है आपका प्रोपोनिक एसिड फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड, यानी इथाइल ब्रोमाइड से, ठीक है, प्रोपोनिक एसिड कैसे तैयार करेंगे, इथाइल ब्रोमाइड से प्रोपोनिक एसिड कैसे तैयार करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इथाइल ब्रोमाइड को C2H5Br लिखेंगे और एल्केलिक KCN से करेंगे तो CTH5CN बनेगा। जब इसको हाइड्रोलाइसिस किया जाएगा तो आपका लास्ट में जो आ जाएगा प्रोपोनिक एसिड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इथेलेमाइन फ्रॉम मिथेलेमाइन। ठीक है, मिथेलेमाइन से इथेलेमाइन कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए मिथेलेमाइन CH3NH2 HNO2 से हुआ तो CH3OH दिया, फिर PCl5 से हुआ तो CH3Cl दिया, KCN से कराया गया तो आखिरी में CH3CN आ गया जो कि, ठीक है, और उसके बाद रिडक्शन किया जाएगा तो CH3CH2NH2 आ जाएगा और जो कि इथेलामाइन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आयोडोफॉर्म। ठीक है, आयोडोफॉर्म फ्रॉम एसीटोन, एसीटोन से आयोडोफॉर्म कैसे बनता है, तो एसीटोन का यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे और I2 और NaOH से गुजारेंगे तो क्या बनेगा CHI3 जो कि है आयोडोफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इथाइल अल्कोहल फ्रॉम मिथाइल अल्कोहल, तो मिथाइल अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल कैसे बनेगा, तो सबसे पहले मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला लिखेंगे, HBr से गुजारेंगे तो CH3Br बनेगा, फिर सोडियम या ईथर से गुजारेंगे तो यहाँ पे C2HCX बनेगा, फिर CLB का HB कराया जाएगा तो C2H5Cl और AgOH से गुजारेंगे AgOH से तो CTH5OH बनेगा जो कि इथाइल अल्कोहल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फिनॉल को Zn के चूर्ण के साथ स्रावित किया जाता है तो क्या होता है, इथाइल अल्कोहल का डिहाइड्रेशन किया जाता है तो क्या होता है, बेंजीन की प्रतिक्रिया AiCi3 के साथ कराई जाती है तो क्या होता है। ठीक है,
में उपस्थिति में CH3 से कराई जाती है। नेक्स्ट है आपका एसेटिक अम्ल को इथाइल अल्कोहल के साथ प्रतिक्रिया की जाती है तो क्या होता है। और लास्ट में है इथाइल एमीन को HN2 के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पे इंग्लिश वालों के लिए है व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल इज डिस्टिल्ड विथ जिंक डस्ट। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन ऑफ ethyl is done. Next है benzene is reacted with CH3CI in presence of L3। नेक्स्ट है आपका एसेटिक एसिड इज रिएक्टेड विथ इथाइल अल्कोहल। और नेक्स्ट है आपका इथाइलेमीन इज रिएक्टेड विथ HNO2। ठीक है, इथाइल एमीन इज रिएक्टेड विथ HNO2। ठीक है, बेंजीन इज reacted with CH3Cl in presence of LCl3। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर शुरू कर देते हैं। तो फर्स्ट का आंसर है कि फिनॉल को जब जेरेन चूर्ण के साथ स्रावित किया जाता है तो बेंजीन बनता है। फिनॉल को जब जेरेन चूर्ण के साथ जिंक चूर्ण के साथ स्रावित किया जाता है तो बेंजीन बनता है। ये यहाँ पे आपको ये इक्वेशन लिख लेना है। फिनॉल को जब जेरेन के साथ गुजारे तो आपका यहाँ पे ये रिएक्शन यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट है इथाइल अल्कोहल को डिहाइड्रेट करने पे क्या बनता है, इथीन बनता है। इंग्लिश वाले भी लिखेंगे इथाइल अल्कोहल को डिहाइड्रेशन करने पे इथीन बनता है। देखिए इथाइल अल्कोहल है, सांस H2SO4 के साथ गुजारा गया है तो क्या बन गया है आपका इथीन बन गया है, C2H4 और H2O। नेक्स्ट है बेंजीन की प्रतिक्रिया जब CH3Cl से LCl3 की उपस्थिति में की जाती है तो क्या बनता है, टॉल्यूइन बनता है। ठीक है, इक्वेशन आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, बेंजीन प्लस CL3 LCl3 से कराई गई तो क्या बन गया आपका, यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है एसेटिक अम्ल को इथाइल अल्कोहल के साथ प्रतिक्रिया कराने पर इथाइल एसीटेट जिसको एस्टर बोलते हैं वो प्राप्त होता है। तो ये एसेटिक अम्ल की अभिक्रिया इथाइल अल्कोहल से कराई गई। ठीक है, तो क्या बन गया आपका इथाइल एसीटेट बन गया, इथाइल एसीटेट बन गया और जल बाहर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है इथाइल एमीन को जब HNO2 के साथ गर्म करने पर इथाइल अल्कोहल प्राप्त होता है। इथाइल एमीन को जब HNO2 के साथ गर्म किया गया तो इथाइल अल्कोहल प्राप्त हुआ C3H5OH। ठीक है, सब कुछ वही है। ठीक है, सिर्फ आपको वहाँ पे इंग्लिश में फर्स्ट लाइन लिख लेना है, इक्वेशन आपका वही होगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले के लिए अलग से यहाँ पे देने की ये सब जरूरत है। गैस इज लेस रिएक्टिव देन व्हाइट फास्फोरस वाई। इसका आंसर है नाइट्रोजन गैस में नाइट्रोजन के बीच जो है त्रिबंधन होता है, जबकि उजला फास्फोरस की बात की जाए तो जबकि उजला फास्फोरस P4 में P और P परमाणु में एकल बंधन से जुटा होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये जो डायग्राम है इसे आपको बना लेना है। ठीक है, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है और व्हाइट फास्फोरस में आपका यहाँ पे देख सकते हैं चूंकि त्रिबंधन का बंधन विखंडन ऊर्जा बंधन से अधिक होता है, इसीलिए N2 जो है उजला फास्फोरस से कम क्रियाशील होता है। इसीलिए N2 जो है उजला फास्फोरस से कम क्रियाशील होता है। इंग्लिश की बात करें तो देयर आर ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एटम इन N2। ठीक है, while phosphorus atom in white phosphorus P4 is bond with single bond। यहाँ पे आपको इस तरह का डायग्राम बनाना है। ठीक है, नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड और फास्फोरस के बीच P4 है तो 1 2 3 4 और इसके बीच कितना है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है, लास्ट में आपको यहाँ पे लिख देना है। Since bond dissociation energy of triple bond in N2 is greater than single bond in P4, hence nitrogen gas is less reactive than white phosphorus। देखिए जो भी जिसका बॉन्ड ज़्यादा होगा, ठीक है, आपस में बंधन ज़्यादा होंगे वो जो है वो कम रिएक्टिव होता है और जिसका बॉन्ड कम होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। ठीक है, किसी के बीच अगर कोई चीज़ कस के बांधे हुए रखोगे तो वो दूसरे के पास जो है वो देर से जाएगा, है ना। कस के बांध के रखोगे दूसरे के पास देर से जाएगा, इसलिए वो लेस रिएक्टिव होता है। अगर उसी को
से बांध कर रखो तो दूसरे के पास जल्दी जल्दी चला जाएगा, इसलिए वो क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, ज़्यादा बॉन्ड होगा तो लेस रिएक्टिव, कम बॉन्ड होगा तो हाइयर रिएक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है HFHCl से कमजोर अम्ल है, व्याख्या करें। HFHCl से कमजोर अम्ल है, व्याख्या करें। बहुत लोग बोलते हैं कौन सा क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट का है, कौन सा क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट का है, तो ये मुझे भी नहीं पता कौन सा क्वेश्चन किस शिफ्ट का है। ठीक है, HF इज वीकर एसिड देन HCl, एक्सप्लेन। HF का बंधन दूरी HCl से छोटा होता है। HF का बंधन दूरी HCl से छोटा होता है, इसीलिए HF HCl से कमजोर अम्ल है। इसीलिए HF जो है HCl से क्या है, कमजोर अम्ल है। ये आपको लिख देना है। ठीक, इंग्लिश में भी लिख देंगे, बॉन्ड लेंथ ऑफ HF इज शॉर्टर देन HCl, हेंस HF इज वीकर एसिड देन HCl। ठीक है, हेंस HF इज वीकर एसिड। ठीक है, जिसका बॉन्ड छोटा होगा वो वीकर एसिड हो जाएगा। समझ गए, यहाँ पे क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Sa2 और Cl2 गैसों के विरंजक क्रिया में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्लीचिंग एक्शन ऑफ Sa2 एंड Cl2 गैस? ठीक है, तो इसको लिखेंगे, जल की उपस्थिति में SO2 गैस नवजात हाइड्रोजन प्रदान करता है। जल की उपस्थिति में SO2 गैस नवजात हाइड्रोजन प्रदान करता है, जो रंगहीन पदार्थ को अवकृत कर रंगहीन कर देता है, तथा हवा के संपर्क में ऑक्सीकृत होकर पुनः रंग प्राप्त कर लेता है। तो इसको लिख लेंगे Sa2 2H2O H2SO4 प्लस 2H। रंगहीन पदार्थ हाइड्रोजन से यहाँ पे रंगहीन। आगे लिखना है Cl2 गैस की उपस्थिति में नवजात ऑक्सीजन प्रदान करता है। Cl2 गैस जल की उपस्थिति में नवजात ऑक्सीजन प्रदान करता है, जो रंगीन पदार्थ को क्या करता है, ऑक्सीकृत कर अस्थायी रूप से रंगहीन कर देता है। Cl2 प्लस H2O 2HCl प्लस O। इस तरह से लिख लेना है। इंग्लिश वाले लिखे Sa2 गैस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर गिव्स nascent hydrogen decolorized। nascent hydrogen क्या करता है, रंगहीन करता है। nascent hydrogen decolorized the color substrate once, that is bleaching action of Sa2 is reducing action। नेक्स्ट लिख लेंगे यहाँ पे Sa2 प्लस 2H2O H2SO4 प्लस 2H, कलर प्लस H डिसकलर, ठीक है। हिंदी में गलती हो गया था, वहां पे रंगहीन प्लस H लिख दिया था मैंने, वहां पे रंगीन होगा, रंगीन प्लस H। ठीक है, रंगीन को डिसकलर करता है, फिर डिसकलर सब प्लस ऑक्सीजन की, फिर क्या हो जाएगा, वो कलर हो जाएगा। ठीक है, इन कॉन्टेक्ट ऑफ एयर ब्लीच सब्सटेंस गेट्स इट्स ओरिजिनल कलर ब्लीचिंग एक्शन ऑफ Cl2। इसलिए बोलते हैं जब मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं तो हिंदी इंग्लिश दोनों ध्यान से देखना, कभी कभी हिंदी टाइपिंग में गलत हो जाता है। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ Cl2 गैस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एक्शन एंड परमानेंट Cl2